टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। अब सर्विसेज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालें? तो पहली बात तो वो ध्यान में रख लो कि इसका जो सेक्शन है टाइम ऑफ सप्लाई का वो है सेक्शन 13 और गुड्स का 12। दूसरी बात, वो जो एडवांस वाला पॉइंट देखा हमने कि एडवांस अगर आपको मिला है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, तो फिर हम टाइम ऑफ सप्लाई एडवांस के बेसिस पे नहीं लेते, वो था गुड्स में। सर्विसेज में ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। मतलब अगर आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एडवांस मिलता है तो आपको एडवांस पे जीएसटी भरना है। ओके, आपके समझ में आया? दैट वाज ओनली फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। चल देख, तो लाइबिलिटी टू पे द टैक्स सेक्शन 13(1) सेम कॉपी पेस्ट है सब चीज। जो चेंजेस है मैं फटाफट आपको समझा देता हूं, बहुत सिंपल। द लाइबिलिटी टू पे द टैक्स ऑन सर्विसेज shall arise at the time of supply as determined in accordance with the provision of this section। तो वो कैसे डिटरमाइन करना, वो is decided in accordance with this provision। देख, when the invoice is issued within the prescribed period under section 31(2), अगर इनवॉइस टाइम पे इश्यू हो चुका है, ओके, अगर इनवॉइस टाइम पे इश्यू हो चुका है तो फिर व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई? The time of supply of service shall be earliest of the following dates, that is, date of issue of invoice or date of receipt of payment, whichever is early। ये कब होगा लेकिन? अगर इनवॉइस टाइम पे इश्यू हो चुका है, if invoice is issued within due date। So, अब ये भी जान लेते हैं कि इनवॉइस की ड्यू डेट क्या होती है ना? ये तो ठीक है कि इनवॉइस अगर टाइम पे इश्यू हुआ है तो फिर डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। बट व्हाट इज ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस? जैसे हम लोगों ने गुड्स में देखा था, अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स का केस है तो एट द टाइम ऑफ रिमूवल। अगर डिलीवरी आप अपफ्रंट दे रहे हो तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग डिलीवरी और मेकिंग देम अवेलेबल टू द कस्टमर, तब तक आपको इनवॉइस इश्यू करना है, राइट? तो वैसे ही सर्विसेज के केस में आपको कब तक इनवॉइस इश्यू करना है, तो वो दिया है, देखो, दैट इज विद इन 30 और 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और कंप्लीशन ऑफ सर्विस। वी कैन से प्रोविजन और कंप्लीशन ऑफ सर्विस मतलब क्या? तो आपको इनवॉइस जो इश्यू करना है, देखो मैं यहां पे दे देता हूं आपको लिख के, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। क्या रहेगी ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस? ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस देखो क्या रहेगी, ये रहेगी बेटा 30 days फ्रॉम डेट ऑफ प्रोविजन, वी कैन से कंप्लीशन ऑफ सर्विस, और दूसरे केस में रहेगी 45 days फ्रॉम डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो ये जो 45 days का क्लॉज है ये रहेगा बेटा बैंकिंग कंपनी के केस में, है ना? दिस इज इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी। और अदर देन बैंकिंग कंपनी के लिए 30 days, अदर देन बैंकिंग कंपनी। तो बाकी सब लोगों को कब तक इनवॉइस इश्यू करना है? विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। दिस इज ड्यू डेट, आपको करना ही करना है। और इन एनी अदर केस, और अगर बैंकिंग कंपनी का केस है विद इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। हम ऐसा है यहां पे मान के चले कि इनवॉइस टाइम पे इश्यू हुआ है तो फिर आपको इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। ना अब मान के चलो इनवॉइस इश्यू नहीं किया, अच्छा दिया तो है लेकिन नहीं किया, तो विद इन 30 days हमने प्रोविजन ऑफ सर्विस से इनवॉइस इश्यू नहीं किया, तो फिर क्या होगा? तो फिर नीचे दिया देखो, व्हेन द इनवॉइस इज नॉट इश्यूड विद इन टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड और अ पीरियड अंडर सेक्शन 31(2), अगर ये नहीं हो पाया, इनवॉइस नहीं इश्यू हो पाया विद इन 30 days कोई भी कारण, तो फिर उन्होंने क्या बोला? इनवॉइस कब तक इश्यू करना है? प्रोविजन ऑफ सर्विस से विद इन 30 days में। अगर इनवॉइस नहीं इश्यू हुआ तो फिर हम कंपेयर करेंगे डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस विद द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। ओके, इफ इनवॉइस इज इश्यूड विद इन 30 days देन विल कंपेयर डेट ऑफ इनवॉइस विद द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, एंड इफ इनवॉइस इज नॉट इश्यूड देन विल कंपेयर विद द प्रोविजन ऑफ सर्विस। ओके, तो देखो इसका एक एग्जांपल देखते तो जल्दी समझ में आएगा। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट समझेगा। देखो,
डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2007। तो देख, पहला दिया डेट ऑफ एक्चुअल प्रोविजन ऑफ द सर्विस, और दूसरे दिया डेट ऑफ इनवॉइस और बिल और चलान एज द केस में बी, एंड देन डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। तो देखो, आपको इनवॉइस कब तक इश्यू करना है बताओ? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस से विद इन 30 डेज इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए। तो डेट ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट देखेंगे। तो पहला केस देखो, 10/11/2018 प्रोविजन ऑफ सर्विस है और इनवॉइस इश्यू हुआ है 30/11 को, मतलब विद इन 30 डेज इनवॉइस इश्यू हो चुका है, इनवॉइस प्रॉपर टाइम पे इश्यू है। तो हम कंपेयर करेंगे बेटा डेट ऑफ इनवॉइस को डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट से। तो क्या अर्लियर है बताओ? डेट ऑफ इनवॉइस मतलब टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी दिस वन। ओके, करेक्ट। देन 10/11/2018 प्रोविजन ऑफ सर्विस, इनवॉइस इश्यू हुआ 30/11 को, मतलब ये टाइम पे इश्यू हो चुका है। इसको कंपेयर करेंगे 15/11 से, टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी 15/11। 10/11 ये भी टाइम पे इश्यू हो चुका है इनवॉइस, इसको कंपेयर करेंगे। पार्ट पेमेंट मिला, देखो पार्ट मिला 15/11 को और पार्ट मिला 10/12 को। तो देखो 15/11 मतलब एडवांस पेमेंट मिल चुका है, देखो यहां पे एडवांस मिला है। देखो इनवॉइस है 30/11 का, लेकिन पेमेंट तो 15/11 को ही मिला। तो इनवॉइस और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, तो यहां पे पार्ट पेमेंट के लिए टीओएस ये रहेगा, और बचा हुआ जो पार्ट पेमेंट है, बचा हुआ पार्ट पेमेंट वो यहां पे मिला, इसको कंपेयर करेंगे इनवॉइस से। तो इनवॉइस 30/11 और 10/12, तो पार्ट पेमेंट के लिए होगा टीओएस ये वाला। तो देखो पार्ट पेमेंट 15/11/2018 एंड पार्ट पेमेंट 30/11/2018 फॉर रिस्पेक्टिव अमाउंट, जो भी अमाउंट रहेगा, यहां पे अमाउंट दिया हुआ नहीं। देन नेक्स्ट 10/11/2018, 30/11 मतलब टाइम पे इनवॉइस इश्यू हो चुका है विद इन 30 डेज। 6/11 को पार्ट है और 9/11 को पार्ट है, तो ये पार्ट का यहां पे टीओएस रहेगा और ये पार्ट का ये टीओएस रहेगा, दोनों एडवांस पेमेंट है। ओके, देन 10/11 टाइम पे इनवॉइस इश्यूड है, 6/11 एडवांस पेमेंट, इसका टीओएस ये वाला रहेगा, और 16/11 ये भी एडवांस है, ये टीओएस। देन 10/11 इनवॉइस विद इन 30 डेज इश्यू नहीं हुआ है, देखो नहीं हुआ है, तो फिर प्रोविजन ऑफ सर्विस को कंपेयर अप करना पड़ेगा विथ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो टीओएस वुड बी दिस। देन 10/11 और इनवॉइस है 12/12/18 का, मतलब यहां पे भी इनवॉइस टाइम पे नहीं, तो प्रोविजन ऑफ सर्विस से कंपेयर करेंगे इन दोनों को। तो प्रोविजन ऑफ सर्विस है 10/11 की, पार्ट पेमेंट मिला 5/11 को, टीओएस ये हो जाएगा, और बचे हुए पार्ट पेमेंट 25/12 दिसंबर में, तो उसके केस में टीओएस ये वाला। कितना सिंपल रहता है, देखो एक बार समझ में आ जाना चाहिए बस। यहां पे भी इनवॉइस टाइम पे इश्यू नहीं हुआ है, मतलब इसको कंपेयर करेंगे हम 12/12/18 से, तो दिस विल बी द टीओएस व्हिच एवर इज अर्लियर। ओके, तो सब आंसर्स दिए, आप देख सकते हो। Okay, then another question. Time of supply of services. Determine the time of supply from the following particulars. 25th of July 18, बड़ा आराम से पढ़ना क्वेश्चन। 25 जुलाई 18 को बुकिंग ऑफ कन्वेंशन हॉल, इस दिन हमने बुक किया, शादी होगी हमारी, एंड सम एग्रीड रुपीज 15 लाख, 15 लाख में, और एडवांस दे दिया उस दिन 1,01,000 का एडवांस दे दिया। एडवांस दे दिया तो हमको पक्का मालूम है सर्विस के केस में जिस दिन एडवांस दिया उस दिन जीएसटी लगेगा, मतलब इसका टीओएस तो मिल गया भाई, 1,01,000 का टीओएस मिल गया। अब बचा कितना देखो, 15 लाख माइनस 1,01,000, मतलब बचा 13,99,000, उसका टीओएस निकालना 13,90,000। तो उसमें देखो इवेंट हुआ 10/11/2018 को, मतलब प्रोविजन ऑफ सर्विस है ये, दिस इज प्रोविजन ऑफ सर्विस, वेरी गुड। तो यहां से विद इन 30 डेज इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए, मतलब इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए 10/12/2018 तक, है ना, विद इन 30 डेज 10/12/2018। तो इश्यू हुआ है क्या, देखो नहीं, इनवॉइस इश्यू हुआ है बेटा 20/12/2018 को, मतलब विद इन 30 डेज इनवॉइस इश्यू नहीं हुआ है। तो फिर अब किसे कंपेयर किया जाएगा,
प्रोविजन ऑफ सर्विस को कंपेयर किया जाएगा डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। तो इनवॉइस ऑफ 15 लाख इशूड इंडिकेटिंग द बैलेंस ऑफ 13,99,000 इज द इनवॉइस इशू। अब पेमेंट कब मिला देखो, 25/12/2018 को बैलेंस पेमेंट मिला 25/12/2000। तो इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, राइट, विच एवर इज अर्लियर। तो क्या अर्लियर है बेटा, 10/11 तो 13,99,000 के लिए 10/11/2018 आएगा, और 1,01,000 के लिए जो पहले ही बताया था 25 जुलाई 2018। ना सिंपल रहता। अगर इनवॉइस विद इन 30 डेज इश्यू हुआ होता तो हम इनवॉइस को कंपेयर करते थे रिसिप्ट ऑफ पेमेंट से, विच एवर इज अर्लियर। ओके, मान के चलो इनवॉइस इश्यू हुआ होता 5/12/2018 को, मतलब विद इन 30 डेज है, तो 5/12 और 25/12 विच एवर इज अर्ली, तो फिर 5/12 आता था। ओके, देन चल देखो, द इंटीरियर्स लिमिटेड रिसीव्स द ऑर्डर एंड एडवांस पेमेंट ऑन 25 जनवरी 19। ऑर्डर मिला और उस दिन एडवांस पूरा का पूरा मिल गया 25 जनवरी 19 को, फॉर कैरिंग आउट द आर्किटेक्चरल डिजाइन जॉब। इट डिलीवर्स द डिजाइन ऑन 30 अप्रैल 2019। मतलब प्रोविजन ऑफ सर्विस 30 अप्रैल 19 है, प्रोविजन ऑफ सर्विस। बाय ओवरसाइट नो इनवॉइस वाज इशूड एट दैट टाइम, भूल गए इनवॉइस इशू करना, and it issued much later after the expiry of the prescribed period for the issue of invoice. What is the time limit, time of supply of the service? Of course, क्या रहेगा बेटा, एडवांस जिस दिन मिला मतलब 25/1/2019। कितना सिंपल क्वेश्चन आते है ना, लेकिन ये सब लिखना पड़ेगा आपको। ये तो सब मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए डायरेक्ट आंसर में बता रहा हूं। ओके, तो आप भी सोचो पहले। देन चलो आ जाओ, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। इसके केस में इनवॉइस की ड्यू डेट क्या दो, इनवॉइस की ड्यू डेट। चल लेट्स सी क्या ड्यू डेट है इनवॉइस। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस हमने देखा, जो सर्विस 3 महीने से ज्यादा एक्सीडिंग 3 मंथ्स दी जाती है और पेमेंट पार्ट में मिलता है। याद है आपको, पेमेंट पार्ट में मिलना चाहिए। तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस सेक्शन 31(5) इनवॉइस कब इशू करना है देखो इनके केस, where the due date of payment is ascertainable from the contract, the invoice shall be issued on or before the due date. जैसे एग्जांपल देखो, बैंकिंग कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड की सर्विस देती है, तो उसका पेमेंट का ड्यू डेट फिक्स होता है। क्रेडिट कार्ड की साइकिल रहती है आपकी, जिस दिन आपका पेमेंट करना पड़ेगा, 25/10 या 15/10 जो भी है, हर महीने की 15 तारीख, 25 तारीख, 10 तारीख, जिसकी भी जो साइकिल फिक्स रहती, राइट। तो यहां पे ड्यू डेट फिक्स है, तो वो ड्यू डेट तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो इनवॉइस की ड्यू डेट कौन से केस में बेटा, अगर वो पेमेंट आपको ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल, पेमेंट की ड्यू डेट असर्टेनेबल है, तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। इफ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल, लाइक मैंने एग्जांपल दिया क्रेडिट कार्ड पे, उसका फिक्स रहता है। अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल है ही नहीं, मतलब कभी भी आप पेमेंट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब आपका मन, जैसा मैंने मान के चलो क्लास चालू किया और मैंने बोला कि नया क्लास है ना, एग्जांपल में है, एग्जांपल, एक्चुअल में तो ऐसा नहीं, तो मैंने बोला जब आपकी इच्छा हो ना तब पेमेंट दे देना, कोई फिक्स टाइम नहीं है पेमेंट की। तो फिर जैसे मुझे पेमेंट मिलेगा, रिसिप्ट मिलेगी, तब इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, है ना। इनवॉइस की ड्यू डेट क्या रहेगी, जब मुझे पेमेंट मिलेगा। तो देख, वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, द इनवॉइस shall be issued on or before at the time when supplier receives the payment. तो जब सप्लायर को फिर पेमेंट मिलेगा तब वो इनवॉइस इशू करेगा। आप मुझे जब पेमेंट दोगे मैं आपको इनवॉइस इशू करूं, अगर फिक्स नहीं है। एंड वेयर द पेमेंट इज लिंक फॉर कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, द इनवॉइस शॉल बी इशूड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सच इवेंट। तो अगर इवेंट कंप्लीशन, जैसे बिल्डर है, वो क्या करता है, वो आपसे हर एक इवेंट कंप्लीट होने पे पैसा कॉल करता है। जैसे पहले प्लिंथ लेवल पे आप 15% दो,
फिर आपका फर्स्ट फ्लोर हो जाए तो आप 20% दो, फिर सेकंड फ्लोर हो जाए तो 10% दो, एंड सो ऑन। ऐसे स्टेजेस में आपसे पेमेंट लेता है ऑन बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट। तो जब जब आपका इवेंट कंप्लीट हो जाएगा तब तब इनवॉइस इशू कर दो, दैट्स इट, राइट। तो तीन चीजें देखी इनवॉइस कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में। अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल है लाइक क्रेडिट कार्ड, ऐसे केस में जिस दिन आपका डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल है उस दिन या उस दिन से पहले। अगर नॉट असर्टेनेबल है तो जब पेमेंट मिलेगा सप्लायर को तब। और अगर एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट है तो जब जब इवेंट कंप्लीट होगा तब तब पेमेंट करना पड़ेगा, राइट, तब तब इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो देखो इस पे भी एक एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 4, कंटिन्यूअस सप्लाई। ओके, तो देखो यहां पे ड्यू डेट दी हुई है आपको। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। द सप्लाई इज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस where the contract provides the monthly payment up to 15th of succeeding month। मतलब यहां पे ड्यू डेट असर्टेनेबल है और ड्यू डेट दी हुई भी है, देखो 15th ऑफ सक्सीडिंग मंथ ड्यू डेट दिया हुआ है, तो इस दिन तक इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए, राइट। और इनवॉइस इश्यू अगर हो गया तो इनवॉइस को कंपेयर करेंगे रिसिप्ट ऑफ पेमेंट के साथ, और नहीं हुआ तो ड्यू डेट को रिसिप्ट ऑफ पेमेंट के साथ, सिंपल, राइट। इसका कोई काम नहीं एंट्री और प्रोविजन ऑफ सर्विस, बकवास। तो देखो पहला ड्यू डेट है 15/12/2018, इस दिन तक इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए। देखो इनवॉइस कब इश्यू हुआ, 7/12, यस करेक्ट इनवॉइस है, तो इसको कंपेयर करेंगे रिसिप्ट ऑफ पेमेंट के साथ, विच एवर इज अर्लियर, तो टीओएस वुड बी 7/12। सेकेंड 15/1 ड्यू डेट है आपकी और इनवॉइस इश्यू हुआ 22/1 को, मतलब इनवॉइस बाद में इश्यू है, तो इनवॉइस गलत है। मतलब हम अब ये ड्यू डेट को कंपेयर करेंगे रिसिप्ट ऑफ पेमेंट के साथ, विच एवर इज अर्लियर, तो टीओएस ये हो गया, ओके। और 15/2 इवेंट कंप्लीशन या सॉरी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है और उसी दिन इनवॉइस इशू किया, तो इनवॉइस को हम ऑन और बिफोर कंपेयर करेंगे इसके साथ, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट एडवांस है तो टीओएस वुड बी दिस वन। कितना सिंपल, रीजन देना पड़ेगा आपको इसके साथ, you have to show the reasons, ओके। फिर वापस आ जाओ 13(2)(c), where the above provisions are not applicable। मतलब क्या, देखो the date on which the recipient shows the receipt of service in his books of account, मतलब क्या कि अब कुछ भी नहीं मिल रहा है, इनवॉइस कब इशू करना है वो भी नहीं समझ रहा है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट भी नहीं मिल रहा है, कंप्लीशन ऑफ सर्विस का टाइम भी नहीं पता चल रहा है। तो फिर ऐसे केस में क्या बोला 13(2)(c) क्या बोलता है, जिस दिन रेसिपिएंट अपने बुक्स में, द डेट ऑन विच द रेसिपिएंट शोज द रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, जिस दिन रेसिपिएंट अपने बुक्स में शो करेगा कि मुझे सर्विस मिल गया, वो अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा, वो दिन वो माना जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। कौन सा दिन बेटा, जिस दिन द डेट या जिस दिन रेसिपिएंट उसके बुक्स में क्या करेगा, रिसिप्ट ऑफ सर्विस की एंट्री पास करे, एंट्री लेगा, बराबर, दैट वुड बी योर टाइम ऑफ सप्लाई, सिंपल। तो देखो इसके ऊपर भी एक एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्या, स्वच्छता एंड कंपनी is engaged in supply of cleaning services in the residential premises. Investigation shows that Swachhata and Company carried out the service of cleaning and repair of the tanks in Kamal Housing Society. यहाँ पे काम किया उन्होंने, for which the Kamal Housing Society showed the payment in cash on 25/12/2018 to them against the work of this description. तो स्वच्छता को कमाल हाउसिंग सोसाइटी ने पेमेंट किया 25/12/2018, मतलब ये अपने बुक्स में उन्होंने एंट्री ले ली, राइट। द डेट्स ऑफ वर्क आर नॉट क्लियर, देखो क्लियर नहीं, एंड रिकॉर्ड्स ऑफ स्वच्छता एंड कंपनी हैव नॉट बीन इशूड इनवॉइस और एंटर्ड द पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो देखो
कैश में पेमेंट मिला इसलिए उन्होंने भी अपने बुक्स में नहीं लिया, और स्वच्छता ने कोई इनवॉइस नहीं इशू किया, तो ये सब अब कंफ्यूजिंग हो गया। तो इसलिए उन्होंने बोला जिस दिन कमाल हाउसिंग सोसाइटी मतलब रेसिपिएंट अपने बुक्स में एंट्री पास करे वो दिन माना जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। तो कौन सा दिन है वो? 25/12/2018। देखो ये ऐसे ये हिंट देता है क्वेश्चन, आपको यहां से समझ में आएगा कि आप कौन से सेक्शन में फंस रहे हो। द डेट्स ऑफ द वर्क आर नॉट क्लियर नहीं, एंड स्वच्छता ने भी इनवॉइस नहीं इशू किया, एंड उसका पेमेंट भी अकाउंट फॉर नहीं किया। तो अब ये प्रोविजन कौन सा वाला लगेगा? 13(2)(c) का। एंड फिर लास्ट में एडवांस अप टू ₹1000, ये तो सेम है। तो जैसा देखो मैं सर्विस दे रहा हूं आपको, अब बहुत सारे बच्चे लाइव बैच में मेरे पीछे लगते थे, सर है ना तो हमें पार्टी दो, हमें ये खिलाओ वो खिलाओ, और मैं भी बड़े प्यार से उनको हर बार कोई रेस्टोरेंट में या कभी टपरी पे चाय पिलाने लेके जाता था, कभी वहां पे भी मजा अलग है। हाँ तो देखो अब मान के चलो कि मैंने उनसे फीस लिया 5,000 रुपए। अब हर बैच में चूंकि मुझे मालूम है कि बच्चे ऐसा हमेशा करते, तो मैंने क्या किया, बच्चों को बोला कि 500 रुपए इस बार एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। किस चीज के लिए? ये सब पार्टी वार्टी और वो सब चीजों के लिए, घूमने घामने के लिए, राइट। तो फिर ये 500 रुपए के लिए व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई? 1000 रुपए से कम है। तो फिर उन्होंने बोला इट इज एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर, मतलब मेरे ऊपर, कि मैं ये 5,000 रुपए का जो टाइम ऑफ सप्लाई है उसी को 500 रुपीज का मान सकता हूं, उसी टाइम ऑफ सप्लाई को, या फिर 500 के लिए नया इनवॉइस इशू कर सकता हूं, है ना। दोनों मेरे पास में ऑप्शन है। तो देखो, प्रोवाइडेड दैट वेयर द सप्लायर ऑफ टैक्सेबल सर्विस, मतलब मैं रिसीव्स एन अमाउंट अप टू ₹1000 इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंडिकेटेड इन इनवॉइस, जैसे इनवॉइस तो 5,000 का बना, द टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट ऑफ सच अ डेट ऑफ इनवॉइस रिलेटिंग टू सच अ एक्सेस अमाउंट, वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? फिर मेरे ऊपर। तो अपन वो 5,500 का भी ले सकता है फिर, या फिर 500 का अलग इनवॉइस। ये बाकी तो सब बता दिया एक्सप्लेनेशन आपको, तो इतना सिंपल है, राइट। एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। फिर एक नोटिफिकेशन आया, ये भी बता देता हूं आपको क्या है, 25/1/2018 का एग्जाम में आ सकता है। तो देख क्या होता, आपने सुना होगा गाइस, जैसा मेरे पास एक बहुत बड़ी लैंड, मैं तो टीचर हूं, मेरे पास एक 5000 स्क्वायर फीट की लैंड, सेंटर ऑफ द हार्ट ऑफ द सिटी में, प्राइम लोकेशन पे। अब मुझे ये सब लफड़ा नहीं होना चाहिए कि मैं उसके ऊपर बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा और फिर मैं खुद ही फ्लैट बेचूंगा, उतना पोटेंशियल भी मेरे में नहीं, मुझ में मतलब मैं ये रिकॉर्डिंग और मेरे सीए की प्रैक्टिस से ही मुझे फुर्सत नहीं मिली, तो फिर ये सब काम कब करूंगा। तो फिर मैंने क्या किया, एक बिल्डर के साथ मीटिंग किया और उसको बोला देख मेरी लैंड है, ये लैंड के राइट्स मैं आपको देता हूं, है ना। देखो ये सर्विस में क्या दे रहा हूं, डेवलपमेंट राइट्स में वो बिल्डर को दे रहा हूं कि आप इस बिल्डिंग को डेवलप करो, डेवलपमेंट राइट्स, और उसके बदले में वो मुझे कुछ कंसिडरेशन देगा, है ना। ऐसा होता है कि मैंने उसको जमीन दी 5,000 स्क्वायर फीट, अब मुझे उस पर मान के चलो 50 फ्लैट निकलने वाले, तो उसने बोला सर मैं आपको 5 फ्लैट दे दूंगा और कुछ अमाउंट कैश में या बैंक से दे देंगे। तो ये किसके बदले में उसने मुझे पैसा दिया बेटा? ये मैंने जो उसको डेवलपमेंट राइट्स दिए उसके बदले में उसने मुझे पैसा दिया, राइट। ऑन द अदर हैंड देखो उसके एंगल से सोचो, वो भी तो आपको सर्विस दे रहा है। क्या चीज की सर्विस दे रहा है? क्या चीज की सर्विस? वो आपको ये कंस्ट्रक्शन करके दे रहा है, और ये कंस्ट्रक्शन के बदले में आप उसको डेवलपमेंट राइट दे रहे हो। तो यहां दोनों के एंगल से सर्विस हो गई, मेरे एंगल से उसको सर्विस हो गई, उसके एंगल से मुझे सर्विस हो गई। गेटिंग द पॉइंट? दोनों समझ में आ गया आपको? वो मुझे कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा है और मैं उसको डेवलपमेंट ऑफ राइट सर्विस दे रहा हूं। तो अब इसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, ये बड़ा क्वेश्चन था। तो फिर उन्होंने इस नोटिफिकेशन के जरिए उसको क्लियर किया और बोला जो अलॉटमेंट लेटर देता है, लास्ट में एक अलॉटमेंट लेटर मिलता है गाइस, राइट, कि ये राइट्स मैंने जो उसको दिए या उसने मुझे जो प्रॉपर्टी दी, वो प्रॉपर्टी देने पे एक अलॉटमेंट लेटर दिया जाता है। द डेट ऑफ दैट अलॉटमेंट लेटर वुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई, राइट। ये बेसिक बैकग्राउंड दिया, अब इसको पढ़ते तो आपके समझ में आएगा। देखो इन ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, इसे ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट बोलते हैं। द लैंड ओनर मतलब मैं ट्रांसफर द लैंड और डेवलपमेंट राइट्स ओवर द लैंड टू द डेवलपर, है ना। उसने क्या किया, राइट्स ट्रांसफर। एक सेकेंड ना,
राइट्स ट्रांसफर किए उसने, ओके। देन and construct the real estate project and in returns of certain percentage constructed area in the project depending upon the terms and condition agreed between them. The developer receives the consideration, developer मतलब सामने वाला person, for the construction service provided by him from the landowner in the form of development rights. तो वो जो consideration दे रहा है उसके बदले में मैं उसको development right दे रहा हूं, and other buyers normally इन द फॉर्म ऑफ मनी, और फिर जो बचे हुए फ्लैट्स है वो सब लोगों को बेचेंगे ना, तो उसका भी उसे पैसा मिलेगा. इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड अंडर सेक्शन 148 द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल हैज डिफर्ड द लायबिलिटी ऑफ जीएसटी. मतलब अब उन्होंने क्या बोला कि ये जो सर्विस है दोनों, इसकी जीएसटी लायबिलिटी डिफर्ड कर दी, मतलब लेट कर दी. तो कब तक लेट तो दिया, देखो, द सप्लाई ऑफ डेवलपमेंट राइट अगेंस्ट द कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस और कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर. मैं जो डेवलपमेंट राइट दे रहा हूं उसके बदले में मुझे जो कंस्ट्रक्शन सर्विस मिल रही, एंड सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन मतलब उसकी सर्विस और सिविल स्ट्रक्चर अगेंस्ट द कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट राइट, जिसके बदले में मैं उसे अब डेवलपमेंट राइट दे रहा हूं, टू द व्हेन द पोजीशन और द राइट इन अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू द लैंड ओनर बाय एंटरिंग इनटू कन्वेंस डीड और सिमिलर इंस्ट्रूमेंट. तो ये कब तक डिफर्ड किया गया, देखो, टू द लैंड ओनर बाय एंटरिंग इनटू कन्वेंस डीड और द इंस्ट्रूमेंट दैट इज फॉर एग्जांपल अलॉटमेंट लेटर. तो जब व्हेन द पोजीशन और राइट इन द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, जब ये प्रॉपर्टी का पूरा राइट कंस्ट्रक्ट होने के बाद मुझे मिल जाएगा, है ना, पूरा राइट मुझे मिल जाएगा, अलॉटमेंट लेटर जिसको फ्लैट अलॉटमेंट लेटर मिलता है, आप पूछो अपने घर में, तो वो दिन माना जाएगा जीएसटी के लायबिलिटी का, टाइम ऑफ सप्लाई. तो देखो एक एग्जांपल समझ में आएगा. मिस्टर एक्स एंटर्स इनटू डेवलपमेंट एग्रीमेंट विथ एसएम कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ऑन 12th ऑफ जनवरी. 12 जनवरी को एक्स एसएम लिमिटेड के साथ एंटर हो गया. वेयर बाय द डेवलपमेंट राइट्स ओवर द प्लॉट ऑफ लैंड ओन्ड बाय मिस्टर एक्स is transferred to SM Construction to build a residential complex. तो ये X ने क्या किया, उसको डेवलपमेंट राइट्स दे दिए सर. ग्रेट. SM Construction agrees to transfer 3 flats out of 20 flats to be built in residential complex to X. तो X ने जो डेवलपमेंट राइट दिए उसके बदले में SM लिमिटेड 3 फ्लैट्स दे रहा है. As a consideration for transfer of development right, the detail are as under. Land development rights transferred on 31st January. जो मेरे लैंड डेवलपमेंट राइट है वो 31st जनवरी को दे दी. कंस्ट्रक्शन बिगिन हुआ 1 अप्रैल को. कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फ्लैट्स गेट्स कंप्लीटेड ऑन 30 जून. कंस्ट्रक्शन ऑफ एंटायर कॉम्प्लेक्स हुआ 30 नवंबर को. बट अलॉटमेंट ऑफ 3 फ्लैट्स ये हुआ बेटा 25 दिसंबर. तो कंप्लीशन तो 30 जून को ही हो चुका था, बट उसने हमें अलॉट कब किया फ्लैट, पोजीशन कब दिया हमें जब पोजीशन दिया वो डेट काम की, वो है 25 दिसंबर. तो दिस 25 दिसंबर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148 इज अ टाइम ऑफ सप्लाई. ये माना जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई. तो देखो वहां पे दिस इज अ टाइम ऑफ सप्लाई. कितना सिंपल है. तो जिस दिन वो सामने वाला हमें पोजीशन देगा या अलॉटमेंट लेटर देगा वो माना जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई.